ओके, अब आगे चलेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिससे एटीपी बनता है. हाउ डू वी डिफाइन रेस्पिरेशन? Yes, a process by which energy from biological molecules such as carbohydrates, proteins, or fats is transferred to ATP. सही है? This is the definition of respiration. Respiration कितने टाइप्स की होती हैं? Two types, anabolic or एनाबॉलिक, एनाएरोबिक. ठीक है, एनाएरोबिक सही है, कोई मसला नहीं है. There are two types of respiration. Well, if I correct you, don't mind, okay? सही है. And I really like it कि कोई क्लास में इंटरेक्ट करता है, कोई जवाब देता है. Really like it. So I as a student was the same. मैं क्लास में बहुत बोलता था. ठीक है. तो जो है इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. सही है. एंड जब मैंने स्टार्ट किया था इंटरेक्ट करना तो 80% ऑफ माई आंसर्स वर ऑलवेज रॉन्ग. हमेशा गलत होते थे, लेकिन माई टीचर्स ऑलवेज एनकरेज मी एंड नाउ आई एम एनकरेजिंग यू. क्योंकि देखो इंटरेक्ट करोगे ना तो आगे जाके कॉन्फिडेंस इंटरेक्शन से बहुत बढ़ता है. यू शुड नेवर लूज कॉन्फिडेंस एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ. सही है ना? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आजकल सरवाइव करने के लिए. ठीक है, दुनिया में कॉन्फिडेंस, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस है वही चल रहे हैं. So there are two types of respiration. कौन कौन से? Number one, aerobic respiration, and number two, anaerobic respiration. Okay. So let's define aerobic respiration. Aerobic respiration को कैसे define करते हैं? A type of respiration which occurs in the presence of oxygen. ठीक है ना? एक्चुअली इनके नाम में ही ये जो नाम है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक, ये नाम ही आपको सब बता देते हैं. एरोबिक, एरोबिक में वर्ड आ रहा है एयर. सही है. तो एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन. और एनारोबिक का मतलब क्या है? नॉन एरोबिक. बेसिकली बायोलॉजी में कभी भी वर्ड अगर यूज होता है ना एन, तो इसका मतलब होता है नॉन. सही है. तो एनारोबिक यानी नॉन एरोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, उसमें एयर नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती. ठीक है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है? कैन यू गाइस टेल मी द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? यस गाइस. एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन माइट वेरी. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन फिक्स नहीं है. क्यों? कैन समबडी टेल मी द रीजन कि एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन वेरी क्यों करती है एंड इट इज नॉट फिक्स्ड? बिकॉज एज आई मेंशन. हाँ बोलो बोलो. यस. कार्बोहाइड्रेट चेंजेस. हाँ, कार्बोहाइड्रेट. और क्या कह रही हो? कार्बोहाइड्रेट Changes, so the hydrogen molecules also changes, अच्छा. like oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. Oh, carbon dioxide और hydrogen product side पे change हो जाए. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन वेरिएबल है, फिक्स नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि रेस्पिरेशन में देयर आर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स. ऐसा ही है ना?
हो सकता है हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है हम फैट इस्तेमाल कर रहे हो, हो सकता है हम प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, कोई भी सबस्ट्रेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यूजुअली यही लिखवाई जाती है ना, बुक में भी ये लिखी हुई है और टीचर्स भी ये लिखवाते हैं, लेकिन स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये इक्वेशन वेरी कर सकती है। क्या सेम रहेगा इक्वेशन में वो मैं आपको बताता हूँ, क्या वेरी करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या सेम रहेगा और क्या वेरी करेगा। अब जैसे ग्लूकोज की है ना इक्वेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर ग्लूकोज, तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यू गाइस ऑल नो, C6H12O6। तो ये चीज वेरिएबल है, यानी सबस्ट्रेट डिफरेंट हो सकता है, क्या चीज सेम होगी, ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी देयर। हमेशा कोई भी सबस्ट्रेट हो उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी देयर। इसके अलावा बनेगा क्या, हमेशा CO2 और H2O बनेगा। सो इक्वेशन में क्या चीजें हमेशा सेम रहेंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। चेंज क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट। जैसे ये अभी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अलावा कोई और सबस्ट्रेट हो सकता है, समझ में आई बात। वो जब हम आगे जाके एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कोशिएंट, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी डिफरेंट एरोबिक रेस्पिरेशंस की इक्वेशंस लिखवाऊंगा डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट, सही है ना। अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट हम ऐसी इक्वेशंस लिखेंगे आगे जाके जब हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, RQ। ओके, तो लेट्स बैलेंस द इक्वेशन। कैसे बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, जब हम बैलेंस करते 6O2 हैं। carbon dioxide, 6H2. चलो वो तो सही है, तो तुम लोगों को याद है बैलेंसिंग का रूल क्या होता है। बैलेंसिंग का रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम किस चीज को बैलेंस करते हैं। जब भी बैलेंस करो ना इक्वेशन, तो जो सबस्ट्रेट है उसका 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। यानी सबस्ट्रेट को मत छेड़ना, सबस्ट्रेट का 1 मोल रहने दो। अब बाकी चीजों को बैलेंस करो। तो सबसे पहले कौन सी चीज बैलेंस होती है, यस, सबसे पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर, मतलब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, सॉरी, इसको बैलेंस करते हैं कार्बन को। तो यहाँ जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के बाद हम किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। तो ये सीक्वेंस याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाइल बैलेंसिंग वी फर्स्ट बैलेंस कार्बन, देन वी बैलेंस हाइड्रोजन एंड देन वी बैलेंस ऑक्सीजन। तो कार्बन हमने बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने, 12, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमने कार्बन भी बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, यहाँ पे इस साइड पे ऑक्सीजन कितनी है, 6 × 2 करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी, 12। और यहाँ पे हम 6 × 1 करेंगे क्योंकि हर वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 6। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18. 18, ठीक है। अब आपको इस साइड पे भी 18 बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब आप ये जो ग्लूकोज है इसको आप नहीं छेड़ सकते हो, तो सिंपली इसके पास ग्लूकोज में कितनी ऑक्सीजन है, 6। तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए 18 को पूरा करने के लिए, सही है। तो यहाँ पे कितना क्या लगाएं, 6। दिस इज हाउ वी बैलेंस। तो ये तो तुम लोगों ने याद किया हुआ है, लेकिन बैलेंस करने की स्ट्रेटेजी ही होती है। मैंने इसलिए सिखाया पूरा क्योंकि आगे जाके तुम्हें इक्वेशंस बैलेंस करनी होंगी, पेपर में भी तुम्हें बैलेंस करनी होंगी। ओके,
So this is the equation for aerobic respiration of glucose. And what is the energy that is released in aerobic respiration of glucose? Minus 2870 kilojoules per मोल। यानी जब 1 मोल हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? -2870 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जैसे तुम्हें ये रिएक्शन लग रहा है सिंगल स्टेप, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होता। नोट करके मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। नोट, aerobic respiration is not a single step reaction. It is a multi-step reaction. सही? सिंगल स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। At each step, little energy is released, which is used to make ATP. ठीक है, होता क्या है कि ये जो हमें रिएक्शन नजर आ रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये ओवरऑल इक्वेशन है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, एक रिएक्शन नहीं होता। सही है? There are a lot of reactions going on, or there are a lot of steps going on in aerobic respiration. And this is just the overall equation of all those reactions, overall single equation of all those reactions. ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि aerobic respiration is not a single step reaction, it is a multi-step reaction, and at each step little energy is released which is used to make ATP. ये जो -2870 kilojoules है, एक साथ रिलीज नहीं हो जाती। अगर ये एक साथ रिलीज हो जाए तो क्या होगा? सेल इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएगा, ये सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी इवेंचुअली, क्योंकि सेल इतनी सारी एनर्जी एक साथ यूज नहीं कर सकता, एक साथ यूज नहीं कर सकता ना। तो ये जो सारी की सारी एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हीट में, एंड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट अगर प्रोड्यूस हो जाएगी तो सेल विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट? ठीक है, तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ये जो एनर्जी है इसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ रही बात है? और वो जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज यूज्ड टू मेक एटीपी। अब ऑब्वियसली ये जो -2870 किलोजूल्स है कि ये जो पूरी एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ी थोड़ी करके रिलीज हो, तो क्या ये पूरी की पूरी एनर्जी एटीपी में ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी। जैसे अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से -2870 किलोजूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिमेंबर कि ये सारी एनर्जी एटीपी में एटीपी नहीं बनाएगी, क्योंकि इसमें से अराउंड 50 to 60% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो ही जाती है और बाकी से एटीपी बनता है। लेकिन क्योंकि थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है ना, एक साथ रिलीज नहीं हो रही, तो सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता, उस हीट से सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो अगर कोई आपसे कभी पेपर में सवाल आया तो नहीं, लेकिन अगर कभी पूछें पेपर में कि रीजंस फॉर respiration being a multi-step reaction, तो क्या रीजंस होंगे? नंबर 1, cell cannot usefully utilize all the energy if it was released, if all of the energy, सही है, cell cannot usefully utilize all the energy if it was released together instantly. The energy would convert to heat and could damage the cell. ठीक है? By releasing little energy at each step, cell is able to
cell is able to transfer it to ATP, and ATP can be used when energy is required. नंबर 2, और क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन समझ में आ गया कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर की जा सकती है एटीपी में। एटीपी भी इतना सारा देखो ना, एटीपी एनर्जी स्टोर कैसे करता है? यस, एटीपी एनर्जी स्टोर कैसे करता है? एडीपी कन्वर्ट होता है ना एटीपी में एनर्जी स्टोर करने के लिए। एडीपी होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो सेल के अंदर कोई बहुत ज्यादा एडीपी मौजूद नहीं होते आपके पास, लिमिटेड होते हैं एडीपी सेल के अंदर। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर अनलिमिटेड एडीपी है और वो एडीपी अनलिमिटेड एटीपी बना सके, ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर भी लिमिटेड एडीपी होते हैं, लिमिटेड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट्स होते हैं जो लिमिटेड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बनाते हैं। समझ में आ रही है बात ये वाली? तो अगर सेल में बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई तो सारी एनर्जी एटीपी तक ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि एडीपी कम है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी तो फॉर एग्जाम्पल एडीपी ने पिकअप किया और एटीपी बनाया, अब वो एटीपी इमीडिएटली यूज भी हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था रैपिड टर्नओवर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो मैं इसको देखो समझो, ये बहुत डीप बात है, मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाए तो इतने एडीपी नहीं है कि वो उस एनर्जी को पिकअप करके एटीपी बना लें। कम एटीपी है तो कम एनर्जी पिकअप हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज हो तो एटीपी मौजूद है उस एनर्जी को पिकअप करने के लिए, और फिर जब वापस से वो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बिट्स में रिलीज हो रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिट रिलीज हुआ, एटीपी ने वो एनर्जी पिकअप करके एटीपी बना लिया, अब वो एटीपी यूज हो गए और वापस से एटीपी आ गया एनर्जी पिकअप करने के लिए, तो दूसरा बिट रिलीज होगा तो वहां से एनर्जी पिकअप कर लेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कि एटीपी कम है तो वो कम एनर्जी पिकअप करते हैं और एटीपी बनाते हैं। खैर वो एटीपी रहते नहीं है सेल के अंदर, वो फॉरन यूज हो जाते हैं, और जब वो एटीपी यूज होते हैं तो बनते हैं एडीपी और वो वापस आके एनर्जी पिकअप कर सकते हैं। तो दिस इज द साइकिल। अच्छा, इसके अलावा और क्या रीजन है? इट इज easier to control the rate of respiration if there are it is easier to control the rate of respiration if there are many steps. Yes, it is easier to control. इसको सही कर लूं मैं, wait a second. Yeah, it is easier to control the rate of reaction by feedback mechanisms if there are many steps. क्या मतलब है? देखो अगर बहुत सारे स्टेप्स होंगे ना तो क्या होगा? बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, हर स्टेप पे एक एंजाइम काम कर रहा होगा। तो अगर बहुत सारे स्टेप्स होंगे तो हम किसी भी स्टेप को जाके रोक सकते हैं जिसकी वजह से आगे के स्टेप स्लो डाउन हो जाएंगे। समझ में आई बात? कि समझो मेरी वीडियो देखना सर, ए टू बी टू सी टू डी, सारे स्टेप्स आपस में लिंक्ड होते हैं ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो सारे स्टेप्स एक साथ लिंक्ड होंगे। तो क्या होगा? अगर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स को इनहिबिट किया जा सकता है ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा एएस में एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तुमने ये भी पढ़ा होगा एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन एंजाइम्स में। ठीक है, तो जो है अगर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स को जो है इनहिबिट किया जा सकता है टू कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पूरे ओवरऑल रेस्पिरेशन का रेट कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सिंगल स्टेप होता है ना तो एक ही एंजाइम होता, ठीक है, और उस एक एंजाइम को इनहिबिट करना मुश्किल है, यानी बहुत सारे सब्सटेंसेस एक एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर सकते।
समझो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेनी फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन। समझ में आई बात? जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का रेट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर एक एंजाइम होता, सिंगल स्टेप होता, तो एक एंजाइम होता, तो उसे सिर्फ एक ही फैक्टर कंट्रोल कर सकता था, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते थे। क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी फैक्टर्स। ठीक है, एटीपी बढ़ेगा ना सेल के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, यानी रेस्पिरेशन की स्पीड कम हो जाएगी। मैं वापस बता रहा हूँ, अगर सेल के अंदर एटीपी बढ़ना शुरू हो गया, तो एटीपी रेस्पिरेशन के रेट को कम कर देता है। ठीक है, अगर सेल के अंदर एडीपी बढ़ता है, तो वो रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है। तो ये बहुत डीप में जा रहे हैं हम, थोड़ा सा हम इसको रोकते हैं यहाँ पे। लेकिन सिंपली समझना है कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है बाय फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं रेस्पिरेशन के रेट को, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, बस इतना याद रखो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं, हर स्टेप जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज करता है, और जब बहुत सारे एंजाइम्स होंगे ना, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के रेट को चेंज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा तो उसको कम करके नॉर्मल पे लेके आएंगे। फीडबैक मैकेनिज्म यही होते हैं ना, होम्योस्टेसिस, कि अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा रेस्पिरेशन का रेट, तो उसको कम कर देंगे, और अगर वो कम हो रहा होगा तो उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये फायदा है। अब एक ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। So what are the stages? ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज कौन सा है? लिंक रिएक्शन, थर्ड स्टेज इज ऑक्सीडेटिव, सॉरी, थर्ड स्टेज इज क्रेब्स cycle, and fourth stage is oxidative phosphorylation। ठीक है, तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो खैर ये जो बहुत सारे रिएक्शन है ना, इन ये भी फर्दर जो है वो डिवाइडेड है स्टेजेस में। यानी जैसे एक पहला स्टेज होगा जिसमें कुछ रिएक्शंस होंगे, फिर दूसरे स्टेज में कुछ रिएक्शंस होंगे, फिर तीसरे स्टेज में कुछ रिएक्शंस होंगे, और फोर्थ स्टेज में कुछ रिएक्शंस होंगे। हैं तो बहुत सारे स्टेप्स, लेकिन ये जो स्टेप्स है ना, ये डिवाइडेड हुए हैं सेपरेट स्टेजेस में। ठीक है, इन स्टेजेस को हम पाथवेज भी कह सकते हैं। सही है, रिएक्शन पाथवेज भी हम इन स्टेजेस को कह सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। So basically these are the stages of aerobic respiration of glucose। याद रहे, ये ग्लूकोज के एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, और ये ग्लूकोज के एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेजेस हैं। तो लिपिड्स कहाँ एंटर होते हैं? लिपिड्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे एंटर होते हैं, अमाइनो एसिड्स कैसे एंटर होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,